गवर्नमेंट के बजट का दो पक्ष होता है। एक को हम कहते हैं आय पक्ष और दूसरे को कहते हैं हम व्यय पक्ष। सरकार के बजट में जो पब्लिक बजट बनता है उसमें दोनों पक्षों का समावेश होता है। ओके, एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उससे रिलेटेड बहुत सारी जो थ्योरीज थी सोशल गुड्स के प्रोविजन संबंधित सब ने हमने पढ़ा। लेकिन जो दूसरा पक्ष है जिसको हम कह रहे हैं कि जो आय का पक्ष है, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट रेवेन्यू। क्या बात करने जा रहे हैं? गवर्नमेंट रेवेन्यू। सरकार का आगम क्या है? ध्यान दो, दो मुख्य स्रोत हैं सरकार के आगम के। एक को कहते हैं हम टैक्स रेवेन्यू और दूसरे को कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स सरकार जो आय प्राप्त करती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स रेवेन्यू से मिलता है। कर आगम, क्या बोलते हैं इसको? कर आगम। और कौन सा है? गैर कर आगम। कर आगम को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है उसमें दो भाग, एक को कहते हैं हम लोग प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स एक स्रोत है और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसमें कौन सा टैक्स आ गया है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज किया गया इंडिया के लिए। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ रहे हैं, हम पब्लिक फाइनेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात। ओके, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसमें बहुत सारे, जैसे गवर्नमेंट की फी हो गई, बहुत सारे चार्जेज होते हैं गवर्नमेंट की, वो कोर्ट की फी, ये भी क्या? गवर्नमेंट रेवेन्यू है। पेनाल्टी लगाई जाती है, वो भी क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। सरकार को रेवेन्यू मिलता है। कोई अधिनियम है उसका आपने उल्लंघन किया, सरकार क्या करती है? उसके लिए पेनाल्टी चलती है, वो क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसके अलावा भी और कई सारे हैं स्रोत जिनको, यानी कर के अलावा जितने भी आय के स्रोत हैं सरकार के, उनको गैर कर आगम कहते हैं। वे सभी गैर कर आगम स्रोत हैं। ओके, अभी हम फोकस कर रहे हैं जो टैक्स रेवेन्यू है उस पर हम बात कर रहे हैं। जो टैक्स रेवेन्यू, कर आगम। कर आगम में जैसा कि मैंने कहा दो चीजें, देखो कई बार आपने देखा होता है, एक होता है टैक्स, कहीं लिखा होगा सेस, ये लिखा होता है सरचार्ज। ये प्राय टर्म यूज किए जाते हैं। ये सभी किसमें आते हैं? ये सभी टैक्स रेवेन्यू में आते हैं। टैक्स रेवेन्यू में से टैक्स, सेस, सरचार्ज। हिंदी में क्या करते हैं इसको? कर, उपकर, और ये क्या है? अधिभार। हिंदी में बोलते हैं अधिभार, सरचार्ज। ओके, समझो। होता क्या है कि जो कर होता है, जब भी कर की हम बात करते हैं, हम लोग बात करेंगे कि वो टैक्स का जो डिजाइन है वो क्या हो, किस तरह से टैक्स डिजाइन किया जाए, टैक्स का स्ट्रक्चर क्या हो,
इन सब पर हम बात करेंगे। कोई भी कर जो लगाया जाता है उसमें दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। टैक्स से संबंधित दो टर्म यूज किए जाते हैं। एक को कहते हैं हम टैक्स बेस, कर आधार, ओके। दूसरा होता है रेट ऑफ टैक्स, कर की दर। जब भी हम टैक्स की बात करेंगे दो टर्म हमें जानना जरूरी है। टैक्स बेस क्या है और रेट ऑफ टैक्स क्या है, कर की दर क्या है, ओके। बात समझ में आ रही है? टैक्स बेस का मतलब है, कर आधार का मतलब है कि जिस पर टैक्स इंपोज किया जाता है, जिस पर टैक्स इंपोज, जैसे मान लो डायरेक्ट टैक्स की हम बात करें, यदि इनकम टैक्स की हम बात करें, डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या आता है? इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, बेनिफिट टैक्स आता है, कैपिटल गेन टैक्स आता है, कई सारे टैक्स आते हैं डायरेक्ट टैक्सेस में। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर उसको क्या हम कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। मोस्ट पॉपुलर इनडायरेक्ट टैक्स हम जानते हैं, सॉरी इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, वो किस पर लगाया जाता है? आय के स्तर पर, आय पर लगाया जाता है। आय क्या हो गया उसका? बेस, ओके। यदि मान लो हमने कहा कि जो कैपिटल गेन टैक्स है, इसका मतलब क्या? उसका आधार गेन, जो कैपिटल, उस पर जो गेन आपने किया, जो लाभ मिला, उस पर टैक्स लिया, क्या कैपिटल गेन हो गया? तो आधार क्या हो गया? कैपिटल गेन। तो जो भी कर लगाया जाता है, टैक्स इंपोज किया जाएगा, तो उसका क्या कोई न कोई एक आधार होगा, और फिर उस आधार पर किस दर से लिया जाए कर, दैट इज रेट ऑफ टैक्स। बात समझ में आई? जैसे इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, देखो अभी जो आया है इनडायरेक्ट टैक्स, उसका नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो टैक्स किस पर लगेगा? वस्तुओं और सेवाओं। आधार क्या है? वस्तु और सेवा। टैक्स रेट क्या होगा? देखो टैक्स रेट की बात की गई, चार तरह की टैक्स रेट की बात की गई है। 0 को शामिल करो तो 5 हो जाएगा। यानी बहुत सारी ऐसी वस्तु इस पर टैक्स नहीं लगता है, डायरेक्ट टैक्सेस नहीं है। जीएसटी रेट क्या है? 0। तो जो भी उत्पादन होता है वो क्या होगा? या तो वस्तु होगा या सेवा होगा। जो भी उत्पादन क्या होगा? या तो वस्तु होगा या वही तो राष्ट्रीय आय का हिस्सा बनता है। राष्ट्रीय में क्या करते हैं? वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करते हैं। तो जितनी वस्तुओं और सेवाएं हैं उत्पादित हो रही हैं, उस पर क्या है? टैक्स। आधार क्या होगा? वस्तु और सेवा, ओके। बात समझ में आ गई? रेट उससे संबंधित है। तो एक बेस होगा, उस पर क्या होगा? उस पर एक रेट से लगाएगा उसको। टैक्स से रिलेटेड दो चीजें हैं, टैक्स बेस और, ठीक है, ध्यान। यदि हम टैक्स को बढ़ाना चाहते हैं, टैक्स जो रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो दो तरीके हो सकते हैं। क्या क्या? एक तो हम क्या करें कि जो टैक्स बेस है, नो चेंज, जितनी वस्तुओं और सेवाओं पर जितने आधार पर टैक्स है उतना ही लगे, उस पर कोई चेंज ना हो। और क्या करें हम? रेट ऑफ टैक्स क्या करें? इसको हम बढ़ा दें, टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। या ठीक इसके उल्टा हम कर दें कि रेट ऑफ टैक्स को हम न बढ़ाएं, बल्कि क्या करें? बेस को बढ़ा दें। बात समझ में आ रही है? टैक्स बेस बढ़ जाएगा, क्या निकल जाएगा? टैक्स रेवेन्यू अधिक मिलेगा। पहले मान लो कम लोग आए कर देते थे, अब क्या किया? टैक्स बेस को कर का दायरा क्या किया? दायरा बढ़ा दिया, यानी बेस क्या हो गया? बढ़ गया। अब 25 लोग हो गए, तो कर जो रेवेन्यू क्या, टैक्स रेवेन्यू क्या होगा? बात समझ में आ गई? तो टैक्स में जो चीजें हैं, टैक्स बेस जिस पर कर लगाया जाता है, जिस आधार पर, आधार क्या कर लगाने का, और दूसरा रेट ऑफ टैक्स क्या है, ओके। बेस हम बढ़ा देंगे
यदि रेट ऑफ टैक्स में चेंज न करें, बेस बढ़ा दें, हम कर का आधार बढ़ा दें। इसीलिए देखो सरकार क्या कर रही है, बार बार टैक्स रेट के लिए क्या बनाया है, कई सारे बास्केट बने हैं ना, उनको क्या करें, उनकी रिसफलिंग कर रही है कि 28% से निकाल करके दूसरे में डाल दिया। क्या हो रहा है, बेस चेंज हो रहा है, बेस हटा दिया यहाँ इस बेस से यहाँ उस बेस में डाल दिया। बात तो समझ में आ रही है। रेट ऑफ टैक्स के आधार पर जो रेट ऑफ टैक्स होता है, यह रेट ऑफ टैक्स हो सकता है बेस के आधार पर। इसका संबंध किससे है, यानी जो टैक्स बेस है उस टैक्स बेस के साथ जो रेट ऑफ टैक्स, उसका संबंध क्या है, और उसके संबंध के आधार पर हम बात करते हैं कि जो टैक्स है वो प्रोग्रेसिव है, प्रोपोर्शनेट है या रिग्रेसिव है। ओके, किसके आधार पर, इन दोनों के आधार, टैक्स बेस और रेट ऑफ टैक्स के बीच में रिलेशनशिप के आधार पर हम बात करते हैं कि क्या होगा वो, कि प्रोग्रेसिव होगा, प्रोपोर्शनेट होगा या रिग्रेसिव। ठीक है, बात तो समझ में आ रही है। तो रेट ऑफ टैक्स बढ़ाते गए, जैसे बेस बढ़ रहा है, आय का स्तर बढ़ता जाए, रेट ऑफ टैक्स भी क्या कर बढ़ाते जाए, कैसा हो जाएगा, प्रोग्रेसिव हो जाए। यदि चेंज ना करें, प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। बेस बढ़ने के साथ रेट ऑफ टैक्स क्या करें, कम करते जाएं, रिग्रेसिव हो जाएगा। बात समझ में। तो आधार संबंध किसके बीच है, इनके बीच। ओके, तो एक टैक्स क्या है, इसको हम एक तरह का टैक्स डिजाइन भी कर सकते हैं। क्या है एक तरह का, ये टैक्स डिजाइन है, टैक्सेशन को कैसे डिजाइन किया गया है। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स है, रिग्रेसिव है या प्रोपोर्शनेट टैक्स है। टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, क्या किसी इकॉनमी में, यानी जो रेशियो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो रेशियो है वो किस तरह का है। इन जनरल जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं वहाँ अप्रत्यक्ष कर अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है कि अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। लेकिन जो विकसित राष्ट्र है वहाँ पर प्रत्यक्ष कर, उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा हो। तो जो टैक्स स्ट्रक्चर है ये डिपेंड करता है, दोनों देखो, दोनों तरह के टैक्स प्रयोग किया जाता है, हर इकॉनमी में प्रयोग किया जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रयोग किया जाता है। लेकिन कौन सा डोमिनेट करेगा, डायरेक्ट टैक्सेस या इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये डिपेंड करता है कि स्टेटस ऑफ इकॉनमी क्या है, इकॉनमी का डेवलपमेंट स्टेज क्या है। ओके, इसके ऊपर निर्भर कर। ऐसा नहीं है हम कह दें समान रूप से डायरेक्ट टैक्सेस से जो आय प्राप्त होती है सरकार को अधिक मिलती है और इनडायरेक्ट टैक्सेस कम मिलती है, ऐसा नहीं कर सकते। वो डिपेंड करता है कि इकॉनमी का विकास का स्तर क्या है। ओके, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम बात करें तो आप जानते हो कि अभी स्थिति क्या हमारी, कौन सा टैक्स का जो प्रोपोर्शन है, हिस्सा है, जो शेयर है वो अधिक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। फिर पढ़ना, चेंज हो गया, तो चेंज हुआ है, कम नहीं है। डायरेक्ट टैक्सेस का जो है जो शेयर वो कम नहीं है, टोटल टैक्स में अधिक है। ओके, तो ये मुख्य चीजें हैं। इसमें एक और हमने टर्म यूज कर दिया, सेस, उपकर। ध्यान, ये दोनों जो है उपकर और सरचार्ज किसी इकॉनमी में प्रयोग किया जाता है। सेस और सरचार्ज होता क्या है कि जब किसी उद्देश्य विशेष के लिए कर आय प्राप्त करने का प्रावधान है, किसी उद्देश्य के लिए, अमुक कोई उद्देश्य है, उस उद्देश्य हेतु व्यय करना चाहे सरकार, व्यय करना चाहती है, तो उस उद्देश्य से क्या कर, सरकार से टैक्स लगाना चाहे सरकार लोगों पर, तो क्या करेंगे, उसको सेस या सरचार्ज करेंगे उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए।
जब कर लगाया जाता है तो उसको सेस या सरचार्ज के नाम से आते हैं। लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस, एक अंतर भी है। सेस क्या होता है? सेस किसी उद्देश्य विशेष पूर्ति के लिए होता है, लेकिन उसका भी बेस वही होगा जो टैक्स का बेस होगा। ठीक है? सरचार्ज का बेस टैक्स वो बेस नहीं हो, टैक्स बेस नहीं होगा। सरचार्ज का बेस क्या होगा? जो टैक्स लायबिलिटी, जितना टैक्स किसी को देना है, कर जितना देना है, उस जो कर दे मात्रा है उस पर लगाया जाता है परसेंट, दैट इज सरचार्ज, अधिभार। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को जो 2% लगा दिया गया, तो जितना उसका टैक्स बना, कर जितना बना पेमेंट के लिए, टैक्सेबल जो अमाउंट है उस पर उतना परसेंट लगा देता थी सरचार्ज। बात समझ में आ गई? लेकिन वो क्या होता है, एक हमेशा के लिए नहीं होता है, किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए होता है। जब किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए इस तरह के व्यवस्था की जाए तो उसको सेस और सरचार्ज करना चाहते हैं। दोनों मंत्र समझ में आ गया? बेस इसका ही होता है, जो टैक्स का बेस होगा वही बेस इसका भी कर सकते हैं। इसका होता है जो टैक्स लायबिलिटी होगी, जो टैक्स लायबिलिटी होगी उस पर रेट लगाया जाता है, दैट इज सरचार्ज। ठीक है? लेकिन इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में भी हम बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में समझे, तो वास्तव में ठीक उल्टा है। जो सेस यहां प्रयोग किया जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था में, वास्तव में किस पर होता है? जो टैक्स लायबिलिटी है उस पर लगाया जाता है। जैसे अभी नाम दिया गया एजुकेशन सेस, एग्रीकल्चर सेस भी शुरू हो रहा है इस बार, बजट में आपने सुना होगा। वो किस पर लगाया जाएगा? जो टैक्स लायबिलिटी होगी, जितना टैक्स बनेगा उस पर उतना परसेंट लग जाएगा। उसको नाम क्या कहते हैं? सेस। जिसको वास्तव में थ्योरेटिकली मैं क्या बता रहा हूँ? थ्योरेटिकली मैं बता रहा हूँ सरचार्ज है, लेकिन इंडियन इकोनॉमिक कंट्रीज में क्या कर रहे हैं अभी प्रैक्टिकल? वो सेस के रूप में कर रहे हैं। बातें क्लियर हो गई? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो प्रायः आपको परेशान करती हैं। ओके, इसके बाद हम बात करें कि जो टैक्सेशन हो वो टैक्सेशन कैसे किया जाए। टैक्स स्ट्रक्चर भी मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। टैक्स डिजाइन कैसा होना चाहिए हम बात कर रहे हैं कि जो टैक्स डिजाइन है वो कैसा हो। ध्यान दो, स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स यदि हम बात करें, जो कर की संरचना वो कैसी होनी चाहिए, आप नोट कर लीजिए। नंबर 1, आर्थिक संसाधनों के नियंत्रण को करदाताओं के हाथों से राज्य के पास हस्तांतरित करना ही उद्देश्य होता है। ताकि सरकार को कर आय प्राप्त हो सके। लेकिन ये जरूरी है कि कर का जब भी प्रयोग किया जाए, जरूरी है कि कर की संरचना ऐसी हो जिससे कि करदाताओं में कर दे क्षमता में बहुत अधिक कमी ना आवे। निश्चित रूप से कर के द्वारा आर्थिक संसाधनों के आवंटन, आय एवं संपत्ति के वितरण पर प्रभाव पड़ता है और इससे सरकार को आय प्राप्त होती है। कर का मुख्य उद्देश्य लोगों के कल्याण को बढ़ाना है। कर इस प्रकार से लगाया जाए ताकि लोगों का जो कल्याण क्या हो वो बढ़े। इसीलिए टैक्स इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए जिसमें समानता की स्थिति, जिससे समानता की स्थिति उत्पन्न हो, इक्विटी,
न्यायपूर्ण हो, कार्य क्षमता को बढ़ावे और एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी हो, प्रशासनिक व्यवहार्यता हो। एक बेहतर जो टैक्स डिजाइन है वह होता है जिसमें बिल्ट इन इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर, नंबर 1, बिल्ट इन इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर, प्रोग्रेसिविटी ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर, प्रोग्रेसिव होना चाहिए और अपने आप बिना कर की दर बढ़ाए अपने आप क्या हो, जैसे ही स्ट्रक्चर ऐसा हो कि वह बेस बढ़ता जाए, क्या हो, कर आए बढ़ता जाए, इसलिए कोई कोई उसका बेस होना चाहिए। और तीसरा, न्यूट्रलिटी ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर। इसका आशय है कि उपभोग, बचत और विनियोग पर इसका बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। और लास्ट है सिंप्लिसिटी ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आसानी से कर संग्रह कराया जा सके। एक टर्म और प्रयोग होता है जिसे बोलते हैं टैक्स रेशियो। क्या बोलते हैं? टैक्स रेशियो। टैक्स रेशियो मैंने वही कहा कि टैक्स रेशियो का मतलब हो गया कि जैसे हमने कहा अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो रेशियो हो क्या है, कर अनुपात क्या है, विभिन्न करों के बीच जो अनुपात है जिससे आय प्राप्त करते हैं उनका क्या रेशियो है, दैट इज टैक्स रेशियो। टैक्स इलास्टिसिटी लिख लो, टैक्स इलास्टिसिटी। टैक्स इलास्टिसिटी को डेल्टा टी अपान डेल्टा वाई अपान वाई, इसको बोलते हैं टैक्स इलास्टिसिटी, कर रोच। चेंज इन टैक्स रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू चेंजिंग इनकम रेशियो, चेंज इन इनकम रेशियो, यानी आय में परिवर्तन की दर के साथ हम कर में परिवर्तन के दर के अनुपात को हम देखें तो उसको बोलते हैं टैक्स इलास्टिसिटी। इन जनरल और भी हैं कॉन्सेप्ट, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इसको आसानी से हम समझ सकते हैं, ठीक है। और ऐसा हो उसको, इसी को मैंने कहा कि बिल्ट इन, क्या लिखा है, जैसे चेंज हो उसका चेंज का क्या इस पर प्रभाव पड़े, रिस्पॉन्सिव, ठीक है, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, ठीक है। जो टैक्स रेवेन्यू हो रिस्पॉन्सिव हो, आय का स्तर बढ़ रहा है तो अपने आप वो बढ़ जाए, दर बढ़ाने की आवश्यकता न। लेकिन अब जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया है कि वास्तव में जो करारोपण है, टैक्सेशन, वह कैसे किया जाए, यानी हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। ऑफ टैक्सेशन, करारोपण के सिद्धांत। देखो इसमें भी कैनन ऑफ टैक्सेशन है, जैसे कैनन ऑफ एक्सपेंडिचर मैंने बताया था, कैनन ऑफ टैक्सेशन सेम चीज़ें वही हैं, बहुत अंतर नहीं है, तो उसको हम नोट नहीं करा रहे हैं आप, ठीक है। क्या होना चाहिए?
महत्वपूर्ण बात यह है कि कर कैसे लगाया जाए, कर कैसे आरोपित किया जाए, उसका आधार क्या हो, टैक्स के रेट क्या होने चाहिए। मैं नहीं कहा ना, आधार और रेट, कर कैसे लगाया जाए। आपसे यदि हम पूछें कि टैक्स कैसा लगना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो आपने पढ़ा अभी, वेल डिजाइन टैक्स स्ट्रक्चर क्या हो। एक बहुत महत्वपूर्ण बात क्या हो, न्याय संगत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, न्याय संगत। न्याय संगत टैक्सेशन होना चाहिए, जो न्याय स्थापित कर सके। तो न्याय कैसे स्थापित होगा? यानी जो सबसे महत्वपूर्ण आधार है वह है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, समता। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, समता। समता होगी तो न्याय संगत हो जाएगा। कैसे समता हो? तो एक सिद्धांत आया समता स्थापित करने के लिए, उसी के लिए न्याय स्थापित हो, कर ऐसा हो कि न्याय हो सके उससे। एक सिद्धांत आया, इसको बोलते हैं बेनिफिट थ्योरी ऑफ टैक्सेशन। क्या नाम दिया गया? इसी पर राइट है, नाम क्या है? बेनिफिट थ्योरी ऑफ टैक्सेशन। दूसरी थ्योरी कौन सी आई? एबिलिटी टू पे थ्योरी ऑफ टैक्सेशन। करारोपण का कर दे योग्यता सिद्धांत। ठीक है, करारोपण का लाभ सिद्धांत, बेनिफिट थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, लाभ सिद्धांत, जिसमें मुख्य नाम दो आता है। कौन कौन से? एक का नाम आता है, बोलो, लिंडाल, और दूसरा बॉवेन। दो नाम, जिसको मैंने पढ़ाया है। बॉवेन ये पढ़ा आपने, उसको आप देख लीजिएगा। बॉवेन का मॉडल बहुत छोटा सा है, आप देख लीजिए तत्काल में। प्राइस यहां पर हम लिख रहे हैं, क्या लिखें? क्वांटिटी। किसकी क्वांटिटी? सोशल गुड्स की। सप्लाई कर, दो व्यक्ति हैं, ए और बी, दो व्यक्ति हैं। एक का डिमांड कर DA और दूसरा बी का डिमांड कर BB। दोनों के डिमांड कर को जोड़ दिया जाए, समेशन कैसा होता है? डिमांड कर का समेशन कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल समेशन होता है। क्षैतिज योग, क्षैतिज योग आप कर लीजिए। क्षैतिज योग मान लीजिए किया, और कुछ डिमांड कर हम ऐसे ही, डिमांड A प्लस B, दोनों का डिमांड कर। यदि लागत और प्राइस दोनों बराबर हो तो मान लिया लागत कितना होना चाहिए? इतना आएगी पर यूनिट कॉस्ट। ए से कितना लिया जाए? इतनी लागत आ रही, सप्लाई कर रहे हैं ना, सप्लाई कर तो कॉस्ट हो गई है। कितना ए से लिया जाए? इतना उत्पादन किया जाएगा, मान लो कि उत्पादन किया जाए, ए से कितना लिया जाए?
और नीचे आएगा ये दिखना चाहिए। ये आपका हो गया पी ए। ये क्या होगा? टैक्स होगा ये का, ये टैक्स। बी का कितना होना चाहिए इसके अनुसार? पीबी ये क्या हो गया? बी का टैक्स। ठीक है, यानी जो जिसको जितना लाभ मिल रहा है उसको उतना कर देना न्याय संगत ही होगा ना। जो सरकार से उपलब्ध कराई गई वस्तुओं से जितना लाभान्वित हो रहा है, प्रॉफिट टैक्स ही है ना, यानी जितना जो लाभान्वित होगा उसको टैक्स उतना देना, तभी न्याय संगत होगा, तभी इक्विटी होगी। क्यों? क्योंकि जितना बेनिफिट किया, जितना बेनिफिटेड है उतना ही क्या करे? सेक्रीफाइस भी करे। किस रूप में? इन टर्म्स ऑफ टैक्स। अधिक बेनिफिट लिया तो अधिक टैक्स दे, समता तभी तो होगा, समानता। लेकिन इसकी बड़ी आलोचना की गई। लिंडार को मैंने नहीं बताया, लिंडार आपने पढ़ा, ओके, बात समझ में आ रही है? आपने पढ़ा लिंडार। आलोचना क्यों की गई इसकी सबसे अधिक? क्योंकि सबसे अधिक जो लाभ मिलता है वो क्यों मिलता है? जो गरीब आदमी, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लाभ सबसे अधिक मिलता है। सारा सरकार जो खर्च करती है किसके लिए करती है? गरीबों के लिए करती है। तो कर कौन किसको अधिक देना चाहिए? सबसे अधिक बेनिफिटेड वही है। तो त्याग उसको टैक्स के रूप में कौन किसको करना चाहिए? गरीब को करना चाहिए। यानी संपन्न आदमी को कम कर देना चाहिए और गरीब आदमी को ज्यादा देना चाहिए। लेकिन क्या यह उचित है? ये न्याय संगत? आय वितरण की समानता स्थापित करना पब्लिक फाइनेंस का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। इससे जो गैप क्या होगा और बढ़ेगा। ऐसा संभव नहीं। इसी आधार पर आलोचना की गई इस सिद्धांत की, बेनिफिट थ्योरी की। फिर बात की नहीं, यदि जो गरीब आदमी है हमें क्या देखना चाहिए? यदि आय को हम बेस मानते हैं तो जिसकी आय अधिक है उसके लिए जो सीमांत त्याग है वो कम है या अधिक है? बोलो। यानी क्या बराबर करना चाहिए? त्याग को बराबर करना चाहिए। और त्याग बराबर करने के लिए एबिलिटी टू पे है ना। टैक्स का स्ट्रक्चर, टैक्स इस तरह से लगकर इस तरह से लगाया जाए कि सभी का त्याग क्या हो? बराबर। लेकिन अब त्याग बराबर किस रूप में? क्या टोटल सेक्रीफाइस के रूप में, या प्रोपोर्शनेट रूप में, अनुपातिक रूप में, या मार्जिनल रूप में? इसलिए तीन तरह की अप्रोच आए। एबिलिटी टू पे थियरी जो टैक्सेशन की है उसके तीन अप्रोच हैं। कौन कौन से? एब्सोल्यूट एबिलिटी टू पे थियरी, टू पे थियरी ऑफ टैक्सेशन। क्या किया जाए? इक्विटी। किसका इक्विटी? इक्विटी इन सेक्रीफाइस। त्याग में समानता। त्याग में समानता किस रूप में? एक अप्रोच कहा गया। किस रूप में? एब्सोल्यूट इक्विटी। दूसरा प्रोपोर्शनेट इक्विटी। और तीसरे की बात की गई कौन सी? बोलो। मार्जिनल इक्विटी। यानी निरपेक्ष समानता हो त्याग की,
इसको कहा गया निरपेक्ष समानता। समानता कैसे साबित किया जाए? न्यायपूर्ण कब होगा? जबकि जितने भी लोग हैं उन पर कर इस तरह से लगाया जाए, कर की दर इस तरह से लगाई जाए ताकि जो निरपेक्ष समानता है त्याग की बराबर हो जाए। क्या होता बताएंगे? आगे फिर एक और प्रयोग किया, नहीं, जो अनुपातिक समानता हो, त्याग की क्या होनी चाहिए? त्याग की अनुपातिक समानता। एब्सोल्यूट इक्विटी इन सैक्रिफाइस, एब्सोल्यूट इक्विटी इन सैक्रिफाइस और मार्जिनल इक्विटी इन सैक्रिफाइस। इस सैक्रिफाइस के रूप में है, किस रूप में है? सैक्रिफाइस, त्याग। ठीक, तो क्या हो? एब्सोल्यूट रूप में, परसेंट रूप में और मार्जिन। ठीक, मान लो दो व्यक्ति हैं, मान लिया हमने दो व्यक्ति, एक व्यक्ति क्या है? इंडिविजुअल ए, और क्या है दूसरा? इंडिविजुअल बी। दो व्यक्ति हैं, दिख रहा है। दो व्यक्ति इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी। मान लिया कि इंडिविजुअल ए की जो इनकम है वो अधिक इंडिविजुअल बी से। हम यही जोड़ लें, इनकम ऑफ इंडिविजुअल ए, इनकम ऑफ ए इज ग्रेटर देन इनकम ऑफ बी। यदि मान लिया ठीक, बात समझ में आ गई? मान लो जो प्री टैक्स, बिफोर टैक्स एक ही इनकम को हमने ले लिया, कौन सा है? हमने लिखा बिफोर टैक्स इनकम ऑफ ए, हमने क्या मान लिया इसको? वाई ए। बिफोर टैक्स इनकम ऑफ बी, हमने क्या मान लिया? वाई बी। तो यहां हम देख ही रहे क्या होगा? वाई ए इज ग्रेटर देन वाई बी। वही लिया है, इसी को लिया है, नोटेशन ले लिया। ठीक है, कितना टैक्स ए पर लगाया जाए, कितना बी पर लगाया जाए, ये एब्सोल्यूट की हम बात करें तो मान लो टैक्स क्या हो? ये टैक्स अमाउंट जो होगा, टैक्स अमाउंट कितना हो? 3 हो। ठीक, आफ्टर टैक्स जो इनकम होगी ए की, आफ्टर टैक्स इनकम ऑफ ए कितना हो जाएगा? y माइनस टी। हो नहीं? आफ्टर टैक्स इनकम ऑफ बी कितना होगा? टी बी। कोई दिक्कत? बोलो, टैक्स देने के बाद जो आया बची वो बची। इतनी बात समझ में आ रही है? अब मान लो जो ए व्यक्ति पहले इनकम थी, क्या थी? बिफोर इनकम कितनी थी? वाई ए। टैक्स के बाद कितनी इनकम हो गई? कितनी हो गई? वाई माइनस। अभी कुछ किया नहीं है, ठीक, ध्यान। इसको हम क्या मान लें? इसको क्या मान लें? इसको यानी आय का स्तर जब वाई था, इस पे कुछ यूटिलिटी रही होगी, यानी आय का स्तर जब वाई था
ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, u इज ए फंक्शन ऑफ y। बोलो, लिख सकते? तो जो यूटिलिटी है आय के स्तर पर निर्भर कर रही है, मान लो। ओके, हम क्या इसको फंक्शन के लिए हम u लिख लें, यूटिलिटी, इसको स्टार्ट हम कर लें y a, चाहे आप लिखना चाहो तो यहां बेहतर वाली लिख लो, यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल ए एट इनकम y, लिख सकते हैं? बोलो, हो जाएगा? यहां टैक्स देने के बाद, टैक्स देने के बाद यूटिलिटी क्या होगी? यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल ए आफ्टर टैक्स y माइनस, ठीक है, बात समझ में आई? नहीं आई भी? जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसकी इनकम 1 2 3 करके दिया हुआ है। ओके, जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ेगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? यूटिलिटी ऑफ इनकम कम होता जाएगा। ओके, टोटल यूटिलिटी हम लिखे हैं, टोटल यूटिलिटी ऑफ इनकम, इन्हीं का समेशन हो जाएगा, जोड़ते जाएंगे। ठीक है, हमने ध्यान दो कि कैसे जोड़ा जा रहा है। यूटिलिटी हमने लिखा ना, तो मान लीजिए हमने कहा दिया कि इसको प्रिंट कर लें, यहां कोई दिक्कत नहीं होगी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम मान लो 1 2, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम मान लो है कुछ दिया हुआ, टोटल यूटिलिटी ऑफ इनकम यहाँ लिखा हुआ है। ध्यान से सुनो, क्या होगी? यूटिलिटी दिन घटती जाएगी, जैसे आय का स्तर बढ़ेगा। आय का स्तर क्या हो रहा है? इनकम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, जैसे बढ़ेगा घटता जाएगा। ये मान लो यहाँ लिखा 10 9 7 5 3 2 1, मान लो ये कितनी हो जाएगी? 10, कितना होगा? ठीक है, ध्यान दो, इकाई में लिखा 1 2 3 4 5 6 7, सात है ना? ध्यान दो, मान लिया कि ये दो टैक्स ले लिया गया। क्या लिया गया? 2 टैक्स, 2 रुपये टैक्स लिया गया। कितना कम हो गया यूटिलिटी इनका? टोटल यूटिलिटी कितनी कम होगी? बोलो, 27 से कितना आ गया? यहाँ गया ना, 2 रुपये टैक्स लिया गया ना, बचा कितना? यानी ये किस पर है? ये जो है वह है TU टोटल यूटिलिटी आप किस पर, किस इनकम पर? 7 पर है ना, 7। यहां पर कितना है? 2 रुपये टैक्स लिया गया है, छठा और सातवां ले लिया गया टैक्स, तो क्या हो जाएगा? टोटल यूटिलिटी ऑफ 7 माइनस 2, ये तो आइटम होगा। 2 रुपये टैक्स लिया गया, तो वास्तव में कितना टैक्स से कितना त्याग हुआ? 3 रुपये त्याग हुआ ना, एब्सोल्यूट 37 साहब कितना? 34 हो गया। हमने इसी को लिखा है TU
माइनस, वही नहीं बात समझ में आई अभी? इसी से कितना त्याग हुआ? 3 का त्याग किया इन्हें, सेक्रीफाइस कितना? 3 के बराबर। तो यदि ए का इतना है तो बी का भी कितना होती है? ठीक है, सही। टी यू बी माइनस टी यू वाई माइनस टी, किसका? और इतना टैक्स लिया जाए, इसको इतना टैक्स लगाएगा, इन दोनों टैक्स लगाने के बाद, टैक्स लगाने के बाद कुल उपयोगिता दोनों की क्या हो? बराबर हो। तो क्या हो गया? एब्सोल्यूट, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इक्विटी इन सैक्रिफाइस। बातें समझ में आ रही है कुछ? इसी से मैंने बताया, ये आपके बुक में नहीं दिया है इस तरह से, इस बुक में दिया नहीं, हमने समझाने के लिए क्यों ऐसे आया आप लिख सकते हैं। नोटेशन हम चेंज कर सकते हैं, चाहे इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे लिखना चाहो वैसे लिखो, ठीक है। तो त्याग क्या होना चाहिए? वास्तव में त्याग सबका क्या होना चाहिए? बराबर। जो त्याग कर रहे हैं, तो जो त्याग कर रहे हैं वो त्याग बराबर हो। जितना त्याग इसने किया, ए ने उतना ही त्याग बी को करना। कुल त्याग जो कम हो रहा है, कुल त्याग में जो कमी आ रही है, दोनों जगह क्या होना चाहिए? बराबर, दोनों के लिए बराबर। ये 3 के बराबर त्याग इसने कम किया है, किसने? ए ने। तो बी का भी त्याग होना, कितना टैक्स लिया जाए? जो 3 के बराबर, कम से कम उतना होना चाहिए, ठीक है। अंतर बराबर होना, अंतर यही तो अंतर है। ये अंतर क्या था इन दोनों के बीच का अंतर? TU5 TU7 और TU5 कितना आएगा? 27 है TU7 और TU5 कितना है? कितना अंतर? 3। तो 3 का अंतर यहाँ आना चाहिए, 3 का अंतर यहाँ आना चाहिए। क्योंकि आय का स्तर दोनों का क्या अलग अलग है, तो जो अंतिम इकाई है उससे कितना त्याग मिल रहा है। यहाँ तो मान लिया हमने एक को कितना मान लिया? 7। आय का स्तर कितना? 7 है। मान लो किसी का 10 हो तो क्या होगा यूटिलिटी? और कम होती जाएगी, 0 भी होगा, वो भी उससे ले लिया जाए। बात समझ में आ रही है? शेष और जो अप्रोचेज हैं कल इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।